अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन सेकेंड ईयर क्लास। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक समंदर है। इस समंदर की दो खसूसियात हैं। एक खसूसियत का नाम क्या है, मास। दूसरी का नाम क्या है, चार्ज। मास जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, जो चार्ज है ये ट्रांसफरेबल है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे चार्ज को। आपने चार्ज पार्टिकल का नाम सुना होगा। एक पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को उसकी नेगेटिव करैक्टरिस्टिक के तौर पर जाना जाता है, प्रोटॉन को पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, चार्ज पार्टिकल की नेचर क्या है। चार्ज पार्टिकल की नेचर को जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज़ करता है तो उस पर एक करैक्टरिस्टिक अपीयर होती है। उसी खसूसियत का नाम, उसी करैक्टरिस्टिक का नाम क्या है, चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से वो जो बॉडी होता है दूसरी चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। चार्ज की स्टोरी क्या है, चार्ज की स्टोरी का भी हमें पता होना चाहिए। एक फिलोसफिकल स्टोरी है, उससे थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं। एक दरख्त की कहानी। एक दरख्त पर जब आसमानी बिजली गिरती है तो वहाँ शगाफ पैदा होता है। ठीक है, जो दरख्त का तना होता है वहाँ से एक लिक्विड निकलता है जिसे रेज़न कहते हैं। अब जब वो लिक्विड नीचे गिरता है तो वो ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर लाखों साल गुजरने के बाद क्या होता है, वही रेज़न क्या होता है, सख्त हो जाता है, पत्थर की मानित सख्त। ठीक है, उस रेज़न को नाम दिया जाता है एम्बर का। एम्बर को जब हम सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो उस एम्बर में डिफरेंट बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता ये चला कि जो आसमानी बिजली है उसने इंट्रोड्यूस करवाया है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडीज़ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अब हम इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कॉलम्स लॉ क्या है। कॉलम लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया था चार्ल्स कॉलम ने। चार्ल्स कॉलम फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर इन 1748 AD। ये MCQs है। स्टेटमेंट क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले मैट्रिक में भी पढ़ी थी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो पॉइंट चार्ज है। हमें पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। हमने यहाँ किसकी बात की, फोर्स की। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। कंडीशन क्या है, ये किसके दरमियान होगी, पॉइंट चार्जेस के दरमियान होगी। आगे हम इसका फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, फोर्स विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके दरमियान डिस्टेंस होगा, इन दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, F डायरेक्टली इन्वर्सली Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास एक क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, F इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की बात की थी। पॉइंट चार्ज क्या है, कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज whose electric field cannot distort electric field of an other charge। कहता है ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, या द साइज ऑफ पॉइंट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस फ्रॉम अदर चार्ज। ठीक है, अब कहते हैं ये के क्या है, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये डिपेंड्स करता है टू फैक्टर पर, नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि इन चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उसकी नेचर क्या होगी, आया कि वो फ्री स्पेस है, वो इंसुलेटर है, क्या है, और सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है। के का फार्मूला के इक्वल 1/4πε0। इसी फार्मूले में आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट करके के की आप
मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। 4 पाई की जगह पुट करेंगे 3.14, एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट करेंगे 8.85, 10 की पावर -12। तो इसको जब हमने हल किया तो क्या आंसर आया, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। MCQs है। अच्छा, अब कहता है ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास करने की कितनी इजाज़त देती है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 8.85 10 की पावर -10, 8.85 10 की पावर -12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, MCQs। तो कॉलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस क्या होगी, F एज इट इज़ आ गया। इस K की जगह पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला क्या आ गया, कॉलम फोर्स फॉर फ्री स्पेस। ये जो K की वैल्यू है, ये MKS सिस्टम में K की वैल्यू ये है, CGS में इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है। अच्छा, हमने डेरिवेशन तो ड्राइव कर ली कॉलम लॉ की। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ क्या है। कहते हैं दो चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1, एक का नाम है Q2। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, अंडरस्टूड बात है, दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी। या जो दोनों अगर चार्जेस नेगेटिव होंगे तो भी उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन। अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो उनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फार्मूला क्या बता रहा है, वेक्टर फॉर्म F इक्वल F यूनिट वेक्टर। क्या मतलब, ये फार्मूला कहाँ से आया, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना। अगर हम इसको यूँ लिखें, यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये F आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ ही क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। अब ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये चार्ज क्या है Q1, ये चार्ज क्या है Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो क्या है, R। ठीक है। F21 का क्या मतलब है, अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, या तो वो फोर्स अट्रैक्शन की होगी या वो फोर्स रिपल्शन की होगी। तो गौर से सुने, अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो हम उस फोर्स को नाम देंगे F21 का, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। सिमिलरली ये भी दो चार्जेस हैं Q2 Q1, अब इनके दरमियान भी फासला क्या है, R। अब कहता है अगर Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर तो हम नाम क्या देंगे उसको, F12 का, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, Q2। जिस पर फोर्स लग रही है उसका नंबर पहले, Q1 पर लग रही है ना, तो यहाँ पहले 1 लिखा। जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है ना, यहाँ हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है, उसका नंबर बाद में। तो यहाँ पर Q1 फोर्स लगा रहा था, Q2 पर हमने लिखा F21। यहाँ पर Q2 लगा रहा है, Q1 पर हमने क्या लिखा, F12। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये जो आपने अभी फार्मूला ड्राइव किया, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर Q1 लगाता है Q2 पर तो लिखेंगे F21, अगर Q2 लगाता है Q1 पर तो लिखेंगे F12। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है, F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। क्या Q1 ने लगाई Q2 पर तो क्या आ गया, F21, और ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है R21। सिमिलरली अब क्या हुआ, Q2 लगा रहा है किस पर, फोर्स Q1 पर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, F12। सेम फार्मूला है, यहाँ 2 1 था, यहाँ 1 2 था, वो इस वजह से यहाँ Q1 ने लगाई Q2 पर, यहाँ Q2 ने लगाई Q1 पर। यहाँ तक बात समझ आई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ ही आ गया। अब कहते हैं बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इस तरफ को जा रहा है और ये इस तरफ को। तो यहाँ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बात, अब कहते हैं अगर Q1 Q2 से बड़ा हो या Q2 Q1 से बड़ा हो, क्या फोर्सेस इक्वल रहेंगी या ज़्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। इसकी हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सूरज जो है वो ज़मीन से बहुत बड़ा है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए क्या सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो किस पर ज़्यादा होगी, सूरज बड़ा है सूरज पर ज़्यादा होगी या ज़मीन पर ज़्यादा होगी।
ऑलवेज रिमेंबर, सूरज ज़मीन से क्या है, बड़ा है। सूरज पर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी उतनी ही जो अर्थ है उन पर, यानी कि दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर हो गई बात। अब क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब कहता है, पीछे आपने अभी बात की नहीं, जो ये फार्मूला ड्राइव किया था, ये किसके लिए था, फ्री स्पेस के लिए। अब कहते हैं अगर कोई मीडियम हो, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हो तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफ़ इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक, एक ऐसा मीडियम जिसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, अगर वो रखा जाए दो चार्जेस के दरमियान तो क्या होगा, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। ये फार्मूला भी ड्राइव किया था, F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये तो फ्री स्पेस है ना। अब वो किसकी बात करें, मीडियम की, तो यहाँ एक और फैक्टर आ जाएगा, वो फैक्टर क्या है अभी पढ़ रहे हैं वही। कहते हैं अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई आप मीडियम रखते हो जिसका नाम डाई इलेक्ट्रिक है, तो ये फोर्स क्या होगी, ये फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस होगी, ड्यू टू फैक्टर नेम्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। पीछे आपने परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी कहते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है, ये रेशो है बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने ऐसा क्यों किया, एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ऐसा हमने क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए किया कि एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट ना रहे, जाहिर सी बात है इसका और इसका यूनिट सेम होगा, जब वो कैंसिल आउट होंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। दूसरी बात, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, अभी आपने कहा ना ये फोर्स क्या होगी, रिड्यूस होगी, किसकी वजह से रिड्यूस होगी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर की वजह से। हम वो नंबर फाइंड करना चाहते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं जो हमें ये बताए कि जो फोर्स है वो कितने टाइम रिड्यूस हुई है। तो एफ आर इक्वल एफ और एप्सिलॉन आर, इस एफ की वैल्यू यही वाली है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एफ आर एज इट इज़। इस एफ की जगह ये मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन आर वैसे आ गया। इस इक्वेशन को समराइज़ किया तो एफ आर इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला क्या बता रहा है, कहते हैं दो चार्जेस के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक है, कोई मीडियम है, कोई इंसुलेटिंग मीडियम, और इस फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, वो कहते हैं बिलफर्ज अगर एप्सिलॉन आर वाटर का हो 78 तो क्या होगा। कहते हैं अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये फ्री स्पेस में हैं, उसके बाद इनके दरमियान हम वाटर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, ये जो फोर्स होगी ये 78 टाइम कम हो जाएगी। दोबारा सुने, Q1 और Q2 चार्जेस हैं, फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं, अगर इन्हीं चार्जेस के दरमियान हम क्या रख दें, पानी, वाटर रख दें, तो इस फोर्स पर क्या असर होगा, 78 टाइम कम हो जाएगा। ये 78 कहाँ से आया, आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल आपको नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट है, वैक्यूम के लिए कुछ और है, एयर के लिए कुछ और है, एंड सो ऑन। ये था आज का टॉपिक, कॉलम लॉ। हमने सबसे पहले क्या किया, कॉलम लॉ में हमने कॉलम लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी, इसको हमने ड्राइव किया, डेरिवेशन फार्मूला ड्राइव किया, देन हमने कॉलम लॉ की हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कि इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसको आप अपनी बुक से रीड कीजिएगा, इसके मैथमेटिकल स्टेप पर, इसके फार्मूलाज पर आपने गौर करना है। कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट हो तो आप लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया।